नमस्कार। जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने दी तैयारियों की जानकारी। कहा कि इस बार का सत्र पूरी तरह से सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से होगा उन्नत। मानसून और चारधाम यात्रा को लेकर मंत्री सतपाल महाराज की पीसी। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते प्रदेश में 119 सड़कें बंद। चारधाम यात्रा में अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। तो वहीं उधम सिंह नगर में आयोजित निवेश उत्सव को लेकर प्रदेश में सकारात्मक माहौल। राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा, निवेश उत्सव एक बहुत ही उत्साहजनक पहल। आने वाला दशक विकास का होगा दशक। हरिद्वार के कावड़ मेले में एसडीआरएफ के जवानों की मुस्तैदी। अलग अलग घटनाओं में कुल 10 कावड़ियों की बचाई जान। रेस्क्यू किए गए कावड़िए हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम यूपी के। उत्तराखंड में आज और कल बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट। मलबा आने से लगभग 40 के आसपास सड़कें बंद। आवागमन बाधित। बंद रास्तों को खोलने का किया जा रहा प्रयास। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 19 अगस्त से 22 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भूषण ने तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि इस बार का सत्र पूरी तरह से सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से उन्नत होगा। ऋतु खंडूरी ने कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ मानसून सत्र करने जा रहे हैं। इस बार विधानसभा में सभी व्यवस्थाएं फुल प्रूफ होंगी। विशेष रूप से ध्वनि व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि आईआईटी रुड़की के सहयोग से साउंड प्रूफिंग और साउंड इको को लेकर गहन तकनीकी कार्य किया गया है, जिससे सदन की कार्यवाही के दौरान किसी भी तरह की ध्वनि गूंज या तकनीकी समस्या नहीं होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार का मानसून सत्र न केवल विषय वस्तु के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया गया है। मेरी पूरी तैयारी है। मुझे जैसे मैंने पहले कहा था, पिछली बार हम लोग ने यहाँ पर सत्र इसीलिए किया था क्योंकि मेरी वहाँ तैयारी नहीं थी। इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने वहाँ पर प्रयास किया है कि पूरा जो नेवा है, जो ई नेवा यहाँ पे था, वही नेवा वहाँ पर हमने किया है। साउंड प्रूफिंग भी इस बार हमने आईआईटी रुड़की के साथ प्रयास किया है कि वहाँ जो साउंड का एको होता था उसको मिनिमम कर सके या खत्म कर सके। तो ये प्रयास हुआ है। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आपने सवाल शायद पूछे थे, 29 करीबन मुझे विधायकों के सवाल आए हैं और उसमें 484 सवाल आए हैं। तो वहीं चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मानसून और चारधाम यात्रा को लेकर अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश में 119 सड़कें बंद हुई, जिनमें से कई खोली जा चुकी हैं। सड़क खुलवाने के लिए 631 मशीनें तैनात की गई हैं। चारधाम यात्रा को लेकर मंत्री ने बताया कि अब तक केदारनाथ में 13 लाख से ज्यादा, बद्रीनाथ में 11 लाख से अधिक और यमुनोत्री में 5.5 लाख और गंगोत्री में 6 लाख से ऊपर श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा में अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। मंत्री ने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान सुविधा को लेकर भी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड प्रदेश में इस मानसून सीजन में आज तक दिनांक 18/7/2025 तक 119 सड़कें बरसात भूस्खलन के कारण ब्लॉक्ड हैं, वो रुकी हुई हैं, जिनमें से 34 सड़कें आज खोली जा चुकी हैं। प्रदेश के बाकी बंद जो हैं 85 सड़कें जो हैं खुलवाने के प्रयास जारी हैं। वर्तमान में 631 मशीनें इस कार्य हेतु हमारी तैनात हैं।
उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज और कल भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी जिले के कुछ हिस्सों में भारी से भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा देहरादून, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में बारिश के बाद मलबा आने से 39 सड़कें बंद हैं। इसमें 34 जो है सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों की हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक बंद सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं उधम सिंह नगर में आयोजित निवेश उत्सव को लेकर उत्तराखंड में एक सकारात्मक माहौल बना है। इसी को लेकर बीजेपी राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि निवेश उत्सव एक बहुत ही उत्साहजनक पहल है। मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में निवेशकों को जो सुविधाएं मिली हैं वह दर्शाता है कि उत्तराखंड अब एक निवेश मैत्रीपूर्ण राज्य बन चुका है। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा धामी की सराहना इस बात का संकेत है कि आने वाला दशक उत्तराखंड के विकास का दशक होगा। निवेशकों को जिस तरह का इको फ्रेंडली और सपोर्टिव माहौल मिला है वह राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उत्सव की बात है और जिस प्रकार से निवेश उत्सव जो मनाया गया, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में, जो उन्होंने कहा था G20 का जब सम्मेलन हुआ था, इन्वेस्टर्स समिट का सम्मेलन यहाँ पर हुआ, तो उसके तहत बहुत सारे अनेकों जो इन्वेस्टर्स थे उनकी एक भावना थी कि हम उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड में कार्य करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उनको सारी जो सुविधाएं जो चाहते थे, जिस प्रकार से वो चाहते थे कि यहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर, जो एक फ्रेंडली इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उनको जो मिला निवेशकों को, उसका ये फायदा मैं देखती हूँ, उसका लाभ हमारे पूरे उत्तराखंड राज्य को हुआ है। और जो जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने यहाँ पर आकर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक मैं कहूँगी पीठ थपथपाई, तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज जाता है। छंद प्रभा पुस्तक का आज लोकार्पण कार्यक्रम देहरादून के एक निजी होटल में किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, भूषण 2 विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेखा डंगवाल और कवित्री डॉक्टर उषा झा मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि कवित्री उषा झा ने कहा कि सनातन छंदों और काव्यों को लेकर इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। नए नए छंद इस पुस्तक में लिखे गए हैं। पर्यावरण, वात्सल्य, बेटियों की परवरिश को इस पुस्तक में दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें साहित्य अपने पिता से मिला है, जिसकी विरासत को वह आगे बढ़ा रही हैं और तरह तरह की पुस्तक अब तक वह लिख चुकी हैं, जिसमें आज छंद प्रभा का लोकार्पण भी गणमान्य अतिथियों ने किया। देखिए, ऐसा है कि मुझे आज यहाँ पर आकर, जहाँ हमने छंद प्रभा जो उषा झा है रेणु, उनकी जो किताब उन्होंने लिखी है छंद प्रभा, उसका लोकार्पण किया है, मुझे बहुत ही आनंद आया। बहुत रेयर होता है कि हम ऐसी जगहों पे बैठते हैं जहाँ क्रीम बैठी है लेखकों की, कवियों की, साहित्यकारों की। तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और पूरा माहौल बहुत सुंदर है और अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। ये सनातन छंदों को लेकर के, विधान को लेकर के काव्यमय प्रस्तुति है और उन सभी छंदों के विधान इसमें है। तो जो सीखने वाले साहित्यकार है, नव साहित्यकार जो जिसे छंद में रुचि है, तो वो इसे सीख सकते हैं। और हर तरह की कविता है, वैसे काव्यमय पुस्तक है ये। देशभक्ति, पर्यावरण, बेटियां, वात्सल्य, भक्ति, हर रंग के इसमें कविता है और छंद है, छंदबद्ध है, इसलिए इसका ज्यादा महत्व होता है। उषा झा रेणु, उनकी जो किताब छंद प्रभा है, इसका यहाँ पर विमोचन हुआ है और उन्होंने जीवन के कई आयामों को छंदबद्ध किया है और बहुत ही सरल भाषा में किया है। आप लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने गायन किया और पूरे जीवन के उन पक्षों को उन्होंने छुआ है, चाहे मातृ पक्ष हो, प्रेम का पक्ष हो, वीरता का पक्ष हो, श्रृंगार रस हो, और उसे छंदबद्ध किया है।
छंद भारतीय साहित्य में कविता का वो पक्ष है जो आपको वेस्टर्न लिटरेचर में नहीं मिलता। वहाँ वर्स फ्री पोइट्री का चलन है और यहाँ पर जब तक छंद नहीं है तब तक कविता नहीं है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में शराब गोदाम के पास नगर निगम के कर्मचारी आज पुतला दहन की सूचना पर ही कूड़ा उठाकर ले गए। आपको बता दें, यहां पर लंबे समय से नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा था, जिस कारण आसपास के लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और इस कूड़े की शिकायत जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह को मिली तो उन्होंने नगर निगम रुड़की की मेयर अनीता अग्रवाल और सहायक नगर अधिकारी दलजीत कौर का पुतला दहन करने का ऐलान किया था। चौधरी राजेंद्र सिंह के ऐलान के बाद पुतला दहन से पहले ही नगर निगम के कर्मचारी यहां से कूड़ा उठाकर ले गए। आपको बता दें कि शराब गोदाम के पास नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा था, जिस कारण आसपास काफी गंदगी का अंबार लगा हुआ था। आसपास के लोगों को इस गंदगी के कारण काफी परेशानियां हो रही थी और जिसके बाद इस तरीका का घोषणा की गई। आज ये शराब गोदाम के पास 53 सिविल लाइंस में जो वार्ड नंबर 54 सिविल लाइन जो वार्ड नंबर 8 का हिस्सा है, वहाँ पे सारी सिविल लाइंस की गंदगी नगर निगम के लापरवाह अधिकारियों के संरक्षण में इकट्ठी की जा रही थी और फिर यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से आगे भेजी जा रही थी। नहीं, हमने जैसे ही रात हमारे साथी जो हैं विकास त्यागी हैं, पंकज हैं और हमारे ये वालिया जी हैं, जब इन लोगों ने वीडियो हमें दी, इन्होंने एसएनए से बात की और एसएनए ने कहा कि संडे है, कल को तो छुट्टी है। इस तरह की जब लापरवाही सामने आई तो फिर हमने इस पर निर्णय किया कि इसके खिलाफ जो है हम काम करेंगे, क्योंकि यहाँ लोगों के स्वास्थ्य में बहुत फर्क पड़ रहा है और ज़्यादातर बुजुर्ग हैं इन कॉलोनियों में, इसलिए कदम उठाना पड़ा। हो गई है फिलहाल यहाँ। अब तो इन्होंने सुबह जैसे इन्हें पता लगा इनका पुतला फूकेगा तो सुबह ही 5 बजे से लग गए। हरिद्वार में कावड़ मेले में लगातार उमड़ रही भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में ट्रैफिक व्यवस्था को खुद मजबूत करने के लिए एसपी ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा सड़कों पर उतर आए। एसपी ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा ने खुद मोर्चा संभालते हुए तमाम रास्तों का जायजा लिया और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वो खुद यातायात को नियंत्रित करते नजर आ रहे हैं। कावड़ियों की भीड़ और बाहरी वाहनों के दबाव के बीच ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन हर लेवल पर जुटा हुआ है। आपको पता है अब डाक कावड़ भी शुरू हो गई है, इसलिए हमने बहुत गहन चिंतन करके मल्टीपल फेजेज में व्यवस्था की गई है। हमने प्लान बी भी बनाया हुआ है, प्लान सी भी बनाया हुआ है। अगर बारिश आती है कंटिजेंसी प्लान उसके लिए बनाया हुआ है कि हमें पार्किंग कैसे रखना है। आप यहाँ देख रहे हैं हम बैरागी पार्किंग में खड़े हैं। हमारे पास डाक कावड़ को लेकर जो मेजर पार्किंग से एक बैरागी पार्किंग है और नीलधारा पार्किंग है। उसके अलावा हमारे पास चमगादड़ टापू पार्किंग है, पंदीप पार्किंग है। ब्रीदिंग स्पेस के लिए हमने लालजी वाला और बाकी पार्किंग भी रख रखी है। बैरागी के लिए हमने डाइवर्जन किया हुआ है, नगला इमरती से डाइवर्जन करते हैं सारी गाड़ियाँ लक्सर होते हुए, कानपुर लक्सर होते हुए एसएमटी राय से यहाँ। चलिए, वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो हरिद्वार के कावड़ मेले में गंगा घाटों पर तैनात एसडीआरएफ के जवान पानी में डूब रहे कावड़ियों की लगातार जान बचा रहे हैं। शनिवार को हरिद्वार में कांगड़ा घाट, प्रेमनगर घाट और बैरागी कैंप में अलग अलग घटनाओं में कुल 10 कावड़ियों की जान बचाई गई। हरिद्वार कावड़ लेने पहुंचे कावड़िए गंगा में स्नान करने के दौरान पानी के तेज बहाव में डूबने लगे, जिस पर एसडीआरएफ के जवानों ने गंगा में छलांग लगाई और डूब रहे लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें सकुशल बाहर निकाला। रेस्क्यू किए गए हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के रहने वाले हैं। दिल्ली से आया हूँ। मैं यहाँ जल लेने आया था गंगा जी पे और नहा रहा था, मैं डूबने लगा तो मेरे को एसडीआरएफ टीम ने बचाया है, इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ।
देश की सबसे बड़ी यात्रा रुड़की में कावड़ यात्रा में एकता का संदेश देखने को मिला। मुस्लिम समुदाय सहित सभी धर्मों के लोगों ने कावड़ियों का स्वागत कर पुष्प वर्षा करते हुए शिव भक्तों की सेवा की। भारत भाईचारा संगठन के अध्यक्ष एपी शर्मा ने कहा कि देश में आज नफरती माहौल है, उसे खत्म करने के लिए हमने ये पहल की है। अच्छा कार्य हमेशा से समाज को जोड़ता है। आज हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलके भारत भाईचारा संगठन का निर्माण किया है, खड़ा किया है, और उसी को लेकर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में भाईचारे की आवश्यकता है, हिंदू मुस्लिम एकता की आवश्यकता है और कोई रास्ता है। हमारा उद्देश्य तो ये है और इन्हीं को लेकर के हम आज कावड़ यात्रा में आए हैं, ये दिखाने के लिए कि कावड़ियों को मुस्लिम से कोई परहेज नहीं है और मुस्लिम को उनके ऊपर फूल डालने से या उनको प्रसाद बांटने में कोई परहेज नहीं है। उन लोगों की लक्सर तहसील के खानपुर थाना क्षेत्र के गिद्दावाली गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आधी रात को एक घर के भीतर विशालकाय मगरमच्छ घुस गया। परिवार की नींद खुली तो उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मगरमच्छ को काबू में कर गंगा में छोड़ दिया। गिद्दावाली गांव निवासी खुसरपाल सिंह के घर में शनिवार रात करीब 2 बजे एक विशालकाय मगरमच्छ घुस गया। घर में हलचल की आवाज सुनकर परिवार के लोग जाग गए और जब उन्होंने मगरमच्छ को देखा तो चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और जाल बिछाकर मगरमच्छ को काबू करने का अभियान शुरू किया गया। मगरमच्छ को पकड़ने में करीब 2 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट में देहरादून को देश भर में 62वीं रैंक दी गई है। पिछले साल देहरादून की रैंकिंग 68 थी। नगर निगम और भाजपा इसे स्वच्छता के क्षेत्र में सुधार का संकेत मान रहे हैं, लेकिन विपक्ष नाराज है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 1,500 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद शहर की हालत दयनीय बनी हुई है। बारिश में सड़कों पर कूड़ा बहता है, कॉलोनियों में गंदगी रहती है, फिर भी इसे उपलब्धि बताया जा रहा है। कांग्रेस ने नगर निगम और सरकार दोनों से जवाब मांगा है कि आखिर इतना पैसा कहां खर्च हुआ। देहरादून से लेकर दिल्ली तक और देहरादून से लेकर लखनऊ तक इतने बड़े क्षेत्र में एकमात्र स्मार्ट सिटी है जिसमें 1,500 करोड़ रुपए खर्च करके देहरादून को स्मार्ट बनाया गया। और उसके बाद 62 नंबर ला करके ये वैसे ही हो रहा है जैसे कोई आदमी लगातार फेल होता रहे। उसके बाद अचानक 33% आ जाए तो बड़ा खुश होता है, मिठाई बांटता है पूरे मोहल्ले में। तो वही हाल देहरादून का है। मतलब 1,500 करोड़ रुपए खर्च करके, अरे बेशर्मो तुम कह रहे हो कि हम 62वें नंबर पे आए, कुछ तो शर्म कर लो। पूरे शहर के अंदर आधा घंटा बारिश होती है, सारा कूड़ा निकल के सड़कों पे आता है। आप रिस्पना चले जाओ, आप बिंदाल चले जाओ, आप किसी आंतरिक मोहल्ले में चले जाओ, कॉलोनियाँ पूरे शहर की जरा छान मारिए, कितनों में कूड़ा उठान हो रहा है। पूरे शहर के अंदर राजपुर रोड हो, सुभाष रोड हो, ईसी रोड हो, कैंट रोड हो, प्रेस चौक हो, ताली बजा रहे हो, मिठाई बांट रहे हो, बहुत बधाई हो साहब आपको। स्वच्छता और जन सेवा के क्षेत्र में लोहाघाट नगर पालिका ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सर्वेक्षण 2000 स्वच्छ जो सर्वेक्षण हुआ 2024 में लोहाघाट पालिका ने चंपावत जिले में सभी श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं प्रदेश स्तर पर पालिका को 19वां और राष्ट्रीय स्तर पर 670वां स्थान मिला है, जबकि प्रदेश जो है पिछले साल यह 2637वें स्थान पर थी। 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में लोहाघाट पालिका ने उत्तराखंड में 9वां स्थान प्राप्त कर स्वच्छता के क्षेत्र में खुद को साबित किया। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने नगरवासियों को इस उपलब्धि का श्रेय देते हुए आभार जताया और कहा कि अगर नगर नागरिकों का ऐसा ही सहयोग आगे भी मिलता रहा तो आने वाले वर्षों में लोहाघाट देश में पहले स्थान पर पहुंचेगा। नगरवासियों ने भी पालिका अध्यक्ष, अधिकारियों, कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों को इस सफलता पर बधाई दी और नगर को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प दोहराया।
स्वच्छता की रैंकिंग हुई थी। पहले हमारा जो इससे पिछले वर्ष था उसमें पूरे भारतवर्ष में हमारे 2637 रैंकिंग थी और हमने बड़ी अच्छी छलांग लगा रखी है। 1967 पॉइंट की छलांग लगाते हुए हम 670 नंबर पर पूरे देश में अभी हमारे 670 नंबर आए हैं। और प्रदेश में पूरे जितनी भी लगभग 100 कुछ निकाय हैं उसमें से हम लोगों ने लगभग 19वीं रैंकिंग प्राप्त की है। और मैं पुनः समस्त लोहाघाट की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा और जो भी लोहाघाट नगर में निवास करते हैं, चाहे कर्मचारी हों या अन्य लोग हों, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार से आपका सहयोग लगातार बना रहता है, चाहे स्वच्छता अभियान हो। प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल जो है अब तेज हो गई है। इसी क्रम में विकासनगर पहुंचे कांग्रेस नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने चुनावी तैयारियों को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत से मैदान में है और भाजपा के कुशासन व भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने का यही सही समय है। उन्होंने जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की। मंत्री नैथानी ने राज्य सरकार पर चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया और मतगणना में गड़बड़ी की आशंका भी जताई। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की मांग की। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश स्तर पर अपने प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं और समर्थित उम्मीदवार भी डिक्लेयर किए हैं। तो निश्चित तौर से कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खड़ी है और हमारे प्रत्याशी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी जनता से अपील है कि इस समय जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जहां पर भी हैं और जो समर्थित भी हैं, उन सबको लोग जिताएं, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हो और चाहे वो ग्राम प्रधान स्तर पर हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कुशासन जो है वो जनता ने देख लिया है। जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। विकास के नाम पर क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए वो निश्चित तौर से भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। तो आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।